हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। यानी हमने पीछे जो रासायनिक समीकरण बनाना सीखा है कि किस तरह से बनती है, ठीक है, किस तरह से चरण रहते हैं, पहले कौन सा पदार्थ लिखा जाता है, फिर कौन सा पदार्थ लिखा जाता है। यानी पीछे के वीडियो के अंदर हमने रासायनिक समीकरण बनाना सीखा था। तो अब जो रासायनिक समीकरण हमें प्राप्त होगी उसको संतुलन कैसे करेंगे, उसके अंदर हमें परमाणुओं की संख्या है उनको संतुलित कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हमें बात करेंगे। तो वो वीडियो जो रासायनिक समीकरण कैसे बनती है, रासायनिक समीकरण होती क्या है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो लिंक में नीचे जाकर पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आज का वीडियो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। परिभाषा की बात करते हैं अपने, इसकी परिभाषा क्या होती है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्या है, ठीक है, या किस तरह से इसको आप परिभाषित करोगे। तो नॉर्मली इसकी परिभाषा देखो आप कि किसी रासायनिक समीकरण में, कोई भी जो रासायनिक समीकरण हमने बनाई है उसमें अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ये थोड़ी सी बात मैं पीछे आपके जो चरण करवाए थे समीकरण बनाने के, उसके अंदर मैंने बताया था आपको संतुलित समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या है कि अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व समान है उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी, उसकी नंबरिंग क्या होनी चाहिए, बराबर होना जरूरी है। तो यही बात ये कह रहा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण है उसके अंदर जो अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं ये तो बात आपको पता है ना। जिनको नहीं पता है वो अलग से वीडियो देख लें, उसको थोड़ा मैं बता ही देता हूं। अभिकारक जो तीर के निशान के बाईं तरफ रखे जाते हैं, उत्पाद जो दाईं तरफ होते हैं, ठीक, उसके अंदर जो समान तत्व पाए जाते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर ये तो है इसकी परिभाषा। उसके बाद हम बात करें कि इसकी कुछ विधियां दी गई कि हम संतुलित करेंगे कैसे। ठीक है, ये तो परिभाषा होगी कि हम अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन उसकी कुछ विधियां होगी, उसको करने की कोई ना कोई विधियां तो होगी, संतुलित करने की कोई ना कोई नियम बनाए होंगे। तो इसके अंदर हम बात करें तो इसकी विधियां दी गई है हमें। पहली है अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी हम अनुमान, नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर हम जो संतुलन करेंगे वो अनुमान के द्वारा करेंगे। दूसरी है आंशिक समीकरण विधि, तीसरी है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो इन तीनों समीकरण में से सबसे पहले हम बात करें अनुमान विधि की। अभी आज के वीडियो में या अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अनुमान विधि है उसके द्वारा हमें समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो नीचे की जो विधियां हैं उनको समझने के लिए आपको केमिस्ट्री से रिलेटिव बहुत चीजें सीखनी होगी पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगी ये विधि। जैसे ही आप मान लो कि 10वीं क्लास में हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर पढ़ लेते हो, ठीक है, या 10वीं से जस्ट अभी आप मान लो कि 11वीं क्लास के अंदर आए हो, तो आपके लिए ये नीचे वाली विधियां इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अनुमान विधि। इसके द्वारा आप समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हो। लेकिन ये नीचे की जो विधियां हैं इनको करने के लिए जैसे ही आप बड़ी क्लासों में जाओगे, जैसे जैसे आपका केमिस्ट्री का नॉलेज बढ़ेगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का अत्यधिक नॉलेज हो जाएगा, तब जाके ये विधियां आपको समझ में आएगी। तो आपके मन में ये शंका रहती है कि हमारे पास, जैसे ही आप 11वीं क्लास में आए हो, जैसे ही बुक देखी, रिएक्शन वाला चैप्टर देखा आपने, तो उसके अंदर आपको देखा होगा कि समीकरणों को संतुलित किया कर रखा है। किसी के आगे दो, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी पदार्थ है, उसके आगे किसी के आगे 2 लगा रखा है, किसी के आगे 3 लगा रखा है, 4 लगा रखा है, इस तरह से अंक लगा रखे हैं। तो वो किस तरह से लगते हैं, कैसे लगते हैं,
वो सब चीजें हम पढ़ेंगे अनुमान विधि के द्वारा। अनुमान विधि से हम पूरी समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। तो अनुमान विधि क्या कहती है? अनुमान विधि कुछ भी नहीं कहती, यानी इसका कोई भी नियम नहीं है। अनुमान का क्या नियम है? हम अनुमान लगाएं, उसका कोई निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपना अलग अनुमान लगाएगा। तो अनुमान विधि की हम बात करें, हिट एंड ट्राई विधि की बात करें, तो बात यह आती है कि इसका कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। हम निश्चित नहीं कह सकते कि ये इस पर नियम लागू होगा और इस नियम के द्वारा ही ये समीकरण संतुलित होगी। ऐसा कोई भी नियम नहीं है इस अनुमान विधि के अंदर। इसमें अनुमान लगाकर, हमें सरल अनुमान लगाकर हम समीकरण को संतुलित करेंगे। आगे बात समझ में। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि जब हम समीकरण संतुलित करें, ठीक है, समीकरण संतुलित करें तो पदार्थों के अंदर जो मतलब परमाणु होंगे उनकी संख्या हम अपने स्वार्थ के लिए घटा या बढ़ा नहीं सकेंगे। ये बात अनुमान विधि के अंदर खास ध्यान रखना आप है। जैसे मान लो कि आपके पास रिएक्शन आ जाती है कोई भी, H2 प्लस O2 और इस तरह से दिया हो H2O दिया हो, तो आप अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के भी 2 लगा दो। ऑक्सीजन के भी क्या 2 लगा दिया। आपकी अनुमान विधि यही कह रही है, या संतुलन का मतलब यही होता है कि बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। इसके अंदर आप ध्यान रखना कि यह आप अपने स्वार्थ के लिए या सरल करने के लिए किसी भी पदार्थ के अंदर तत्वों की संख्या बढ़ा नहीं सकते या अपने स्वार्थ के लिए संख्या को नहीं लगा सकते। तो संतुलन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम पदार्थों के अंदर परमाणुओं की संख्या काउंट कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि यहां पर दे दिया H2O दे दिया आपको, ठीक है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये तो नॉर्मल है, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, बहुत बार बच्चों की ये शिकायत भी रहती है कि भी हमें पदार्थों के अंदर या कोई यौगिक दिया हुआ है उसके अंदर कितने परमाणु हैं, कैसे काउंट करें, इसके बारे में पता नहीं होता। तो संतुलित करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पदार्थों के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हम बात करें पदार्थों में परमाणुओं की संख्या कि कोई भी पदार्थ हमारे सामने आ गया, कोई भी यौगिक आ गया, तो उसके अंदर हम परमाणुओं की संख्या कैसे काउंट करेंगे। तो नॉर्मली है ये, देखो कुछ एग्जाम्पल अपने पास में हैं। तो पहला अपने एग्जाम्पल लेते हैं H2O। तो जैसे ही आपके पास में यौगिक आता है या पदार्थ आता है, तो एक बात ध्यान रखना कि इसके आगे जैसे ये पदार्थ पूरा है, पूरा यौगिक है, उसके आगे कोई नंबरिंग नहीं लगी हुई है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबरिंग नहीं लगी होती है, तो उसके अंदर अपने आप में इसके आगे क्या होता है, लिखा 1 होता है। इसके आगे क्या लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इसके पास भी क्या है, 1 लिखा हुआ है। तो हम इसकी नंबरिंग काउंट करते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु देखो कि यहां पर लिखे हुए हैं 2, तो हाइड्रोजन के काउंट करते हैं 2 × 1 कितने हो गए, 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या इसके अंदर है 2। ऑक्सीजन की बात करें अपने, ऑक्सीजन के पेयर में कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें अपने आप में ये क्या है, 1 है। तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। तो इस H2O के अंदर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1। आगे हम बात करें HNO3 के अंदर इसके आगे भी कोई नंबरिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अपने आप में 1 है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 1 × 1 यानी 1। नाइट्रोजन की पेयर में कुछ भी नहीं है, तो अपने आप में क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो 1 × 1 नाइट्रोजन की भी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर देखो आप पेयर में कितने हैं, 3 है ना, तो 3 × 1 3।
तो इस तरह से हम बात करें भी HNO3 में हाइड्रोजन है एक, नाइट्रोजन है एक और ऑक्सीजन है वो 3 है। अब आगे बात करते हैं अपने 3HNO3 की। 3HNO3 इसके अंदर देखो, आप इसको ध्यान से देखना एग्जाम्पल। ये दो तो नॉर्मल ही थे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। इसको थोड़े से ध्यान से देखना कि इसके आगे देखो नंबरिंग दी हुई है, यानी HNO3 के कितने अणु हैं इसके अंदर, 3 हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या गिनते हैं इसके अंदर। देखो हाइड्रोजन के पेयर में 1 है, लेकिन पूरे यौगिक के आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 1 इंटू 3 क्या बनेगा, हाइड्रोजन 3। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के भी पेयर में 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब अपने आप में ये 1 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3, नाइट्रोजन की संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गई। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के पेयर में लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, और पूरे यौगिक के आगे भी क्या लिखा हुआ है, 3। तो क्या बनेगी, देखो 3 इंटू 3 9। तो ये देखो इस पूरे यौगिक के अंदर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, नाइट्रोजन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 9 है। आगे बात समझ में। तो आगे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। डिफिकल्ट थोड़ा सा एग्जांपल है, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे। ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों में से कोई कर लो आप। है ये थोड़ा बड़ा है, ये करके बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम लेते हैं, देखो CuNO3 की 3। इसके अंदर आप ध्यान रखना, इसके आगे तो कुछ नहीं है, मतलब अपने आप में ये 1 है पूरा यौगिक। तो पूरा अपने आप में क्या है, 1 है। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसकी नंबरिंग हम कैसे काउंट करते हैं, देखते हैं अपने। तो देखो यहां पर कॉपर के पेयर में भी 1 है, तो कॉपर की संख्या तो क्या होगी, 1 इंटू 1, यानी कॉपर तो क्या होगा, 1 ही होगा। संख्या के अंदर कितना होगा, 1 ही होगा। अब आ जाओ इस ब्रैकेट की तरफ, आप इस ब्रैकेट में आ जाओ। पहले बात करते हैं अपने नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पेयर में तो कुछ ही नहीं है, तो नाइट्रोजन बराबर, और इधर भी 1 है, लेकिन पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 है। तो 1 इंटू 1 इंटू 3। अब ये 1 तो यहां से आ गया है, ये 1 कहां से आया, पूरे यौगिक से आया है, और ये 3 कहां से आया, पूरे ब्रैकेट के जो बाहर है वो आया। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3। अब हम बात करें ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, O के पेयर में कितना है, 3 है, और पूरे ब्रैकेट के बाहर भी कितना है, 3 है। तो देखो आप 1 इंटू 1 इंटू सॉरी 1 इंटू पूरे यौगिक के आगे तो 1 है, इंटू 3 इंटू 3 9। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके अंदर 9 हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी पदार्थ के अंदर परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको परमाणुओं की संख्या पता नहीं होगी तब तक आप समीकरण को संतुलित नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अभिकारक के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो हम संतुलन कैसे करेंगे, क्योंकि संतुलन का मतलब यही होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर करना होता है। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप आगे समीकरण को संतुलित कर पाओगे। तो आओ हम एग्जाम्पल लेते हैं, समीकरण संतुलन करना सीखते हैं। देखो तो कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं अपने। तो पहले तो नॉर्मली अपने सिंपल से एग्जाम्पल लिए है, इनके बारे में आप देखो और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। आपके मन में ये रहता है कि समीकरण ये संतुलित कैसे होती है, या ये डिफिकल्ट है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो हम बात करते हैं पहले एग्जांपल की। तो देखो कि H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, H2O। समीकरण संतुलन करने का मतलब क्या था कि अभिकारक व उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो इधर हाइड्रोजन की यहां पर संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है,
2 है, यानी इसके परमाणु हैं वो एक ही वर्ग के अंदर या एक जगह पाए जा रहे हैं। इनको मैंने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया। ऑक्सीजन की बात करें अपने, ऑक्सीजन के भी कितने हैं 2 है और एक जगह या एक साथ पाए जा रहे हैं, इनको भी एक ब्रैकेट में लिख दिया। आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं हम इधर उत्पादों की तरफ, संख्या काउंट करते हैं अपने। यहां पर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो देखो आप है कि यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो क्या है नॉर्मली अपने बराबर है, परमाणुओं की संख्या क्या है बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन के अंदर यहां विकारकों में 2 परमाणु हैं, तो यहां पर क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करेंगे, तो ये देखो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से और देखना, इनको आप इस तरह से अलग अलग मत लिखना, यानी जो ग्रुप बनाए ना इस तरह से अलग ग्रुप मत बनाना, साथ में बना लेना ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, ये दोनों क्या है साथ में ही है। एक यौगिक के अंदर या एक ही पदार्थ है तो यानी एक यौगिक के अंदर 2 परमाणु हैं, 2 तत्व पाए जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मैंने इनको साथ में लिख दिया है। तो अब देखो हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो अब देखो यहां पर 2 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। अब मैंने आपको बताया था वो नियम, अनुमान विधि बताई थी, तभी आपको नियम बताया था कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तत्व के यानी अकेले तत्व के पैर में या उसके पास कोई भी अंक नहीं लगा सकते। भी आप तो कहोगे यहां पर लगा दें, अपने 2 लगा दें तो ऑक्सीजन यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो हमारी तरफ से जो नंबर लगेगा वो कहां लगेगा, पूरे यौगिक के आगे लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इस पूरे यौगिक के आगे क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो जैसे ही 2 लगाया तो देखो अब देखो संख्या कितनी होगी, अब देखो आप संख्या कितनी होगी, हाइड्रोजन की कितनी संख्या होगी काउंट करो, 2 इंटू 2 कितनी होगी 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 2 इंटू 1 2 होगी। अब देखो आप इधर आ जाओ वापस, ऑक्सीजन की तो दोनों के बराबर होगी, लेकिन इनकी बराबर करते हुए हाइड्रोजन की गड़बड़ होगी। तो अब हाइड्रोजन की काउंट करते हैं अपने द्वारा, यहां पर 4 है और यहां पर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस पूरे यौगिक यानी H2 के आगे हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब देखो आप यहां भी हाइड्रोजन 4, यहां पर भी 4, ऑक्सीजन यहां पर 2 और यहां पर भी 2 हो गए ना। अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई बराबर हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से ये समीकरण भी संतुलित होगी। तो यही होता है समीकरण को संतुलन करना। अगली हम एक समीकरण और देखते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल और देखो आप, ये भी नॉर्मल ही है। इसके अंदर देखो आप है विकारक में कार्बन की संख्या कितनी है 3, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8, एक ही यौगिक में पाए जा रहे हैं इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में कर दिया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की है 2, ये भी इस तरह से। अब आ जाओ इधर आप है उत्पाद की तरफ। उत्पाद में कार्बन की संख्या कितनी है, कोई भी नंबरिंग नहीं है, इसके पैर में भी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है, मतलब ये अपने आप में क्या है 1 है, तो इसके आगे लिखो आप 1। ऑक्सीजन की बात करें अपने तो ऑक्सीजन इसके अंदर इस यौगिक के अंदर कितने हैं 2, तो पूरे यौगिक के अंदर इस तरह से हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो पूरे उत्पाद के अंदर यानी पूरे उत्पादों के अंदर हम काउंट करें तो कार्बन तो 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 1 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। तो अब इन दोनों के अंदर हम देखते हैं अंतर देखते हैं। तो पहले सबसे पहले आप कार्बन की संख्या को देखो, इनको पूर्ण करो,
तो कार्बन की संख्या पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां एक है इस यौगिक के अंदर एक है, उसको 3 करने के लिए इसके आगे हम लगाएंगे 3। जैसे ही हमने 3 लगाया तो कार्बन की संख्या तो 3 हो गई, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है, 3 दूनी 6। हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या देखो यहां पर कितनी है 8 और इधर कितने हैं 2, तो इनको भी पूर्ण करना पड़ेगा। तो इनको पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को किससे काउंट करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी पूरे यौगिक के आगे हमने 4 लगाया तो हाइड्रोजन 8 हो गए। लेकिन अब ऑक्सीजन गिनो आप, ऑक्सीजन गड़बड़ हो गए हैं। ऑक्सीजन गड़बड़ कैसे हो गए, 6 तो ये हो गए और 4 है ये हो गए, यानी यहां पर भी कितने हो गए, अब 4 हो गए। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 8 हो गए, तो 10 ऑक्सीजन हो गए। और इधर अपने पास कितने हैं ऑक्सीजन, 2 ही है। अब 2 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को अपने को 5 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5 से गुणा किया तो क्या आ गया 10, जैसे 5। अब देखो आप काउंट कर सकते हो कि कार्बन 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन 8, इधर भी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 10 और यहां पर भी 6 और 4 10। तो अब हो गए ना, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पादों दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, आराम से संतुलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, वो अगर समझ में आ गया तो आप संतुलन करने के अंदर कहीं पर भी गड़बड़े नहीं करोगे। तो इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो इनके पहले हम सबसे पहले इनके सभी परमाणुओं को देखते हैं कि कौन से यौगिक के अंदर है कितने परमाणु हैं। तो आ जाओ पहले HNO3 के अंदर हमें बात करें। तो HNO3 के अंदर हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 1 है, यानी या तो इसके पैर में या आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अपने आप में ये कितना है, 1 है। अच्छा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो ये एक ही यौगिक के तत्व है, तो इनको मैंने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया तीनों को। आ जाओ दूसरे यौगिक की बात करते हैं, अभिकारक के दूसरे यौगिक में कैल्शियम। कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद यानी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, काउंट करो 2, हाइड्रोजन की 2। तो ये भी एक यौगिक के तत्व है, तो इनको भी साथ में लिख दिया। ठीक है, तो अभिकारक को हमने काउंट कर लिए। अब आज हम उत्पाद को काउंट करते हैं कि उत्पादों में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या 1। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी है, 2, ऑक्सीजन की 6। तो ये एक यौगिक के हैं, तो इनको भी इस तरह से साथ में लिख दिया। अब बात करें H2O के अंदर, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। अच्छा, तो अब हम इनको संतुलन करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर कैसे होगी। तो आप देखो यहां पर आओ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या यहां कितनी है, 1 है, यहां कितनी है देखो 2। तो 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 2 से इंटू करेंगे, और स्पेशल हाइड्रोजन को तो कर नहीं पाएंगे, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। तो जैसे ही 2 से इंटू करेंगे अपने, तो आप देखो अभी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, यहां कितनी है, 2 है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 और ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई। तो नाइट्रोजन की संख्या यहां 2 और इधर उत्पादों में भी 2 हो गई है। ऑक्सीजन की यहां संख्या कितनी है, 6, और यहां पर भी कितनी है, 6। अब नीचे आ जाओ आप, फिर काउंट करते हैं अपने कैल्शियम। कैल्शियम की संख्या यहां कितनी है, 1 है, यहां पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें अपने, तो ऑक्सीजन की देखो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। ये तो चलो ठीक है कि 6 कंप्लीट हो गए, अपने इसको तो अलग कर लेते हैं। यहां पर देखो आप, ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहां पर कितनी है, 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 और आ गई है यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे यौगिक को 2 से गुणा करेंगे।
तो अब आप देखो कि इसके अंदर यहां से 2 से गुणा होते ही हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए। तो अब आप आसानी से देख सकते हो कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर मिलेगी आपको। देख लो, चाहे आप हाइड्रोजन को देख लो, पहले सबसे पहले आप हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4 है इधर, और इधर भी देख लो आप कितने हैं 4। उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या देखो 6 और 2 8, यानी अभिकारकों में 8 है, तो इधर भी देखो आप 6 और 2 8 है। उसके बाद कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम एक इधर है और एक ही इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई है बराबर हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ हमने क्या क्या लगाया, सबसे पहले तो HNO3 के आगे 2 लगाया हमने, और एक कहां लगाया हमने तो H2O के आगे लगाया। तो इससे हमारे समीकरण है वो क्या हो गई संतुलित हो गई। तो उम्मीद है आपको ये समीकरण है वो संतुलन कैसे हुई ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मतलब ये 2-3 एग्जाम्पल किए अपने तो आज है, फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई भी रिएक्शन के अंदर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो कि इस रिएक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है, ये रिएक्शन है या ये समीकरण है वो संतुलित नहीं हो रही है। तो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको वो समीकरण संतुलित करके बता दूंगा। और आपका ये काम रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बुक 11th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे भी ध्यान रखना, जिनको ये समझ में नहीं आ रखा है टॉपिक वो भी, और 10th के बच्चे हैं वो भी इस रिएक्शन को ध्यान में रखना कि किस तरह से संतुलित होती है समीकरणें। आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो उन एग्जाम्पलों को आप करके देखना, फिर भी कोई भी दिक्कत आए, कोई समीकरण है वो संतुलित नहीं हो तो मुझे बताना, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और ये इस वीडियो का फायदा उठा सके, इस क्लासेस का फायदा उठा सके और वो आसानी से पढ़ाई कर सके। क्योंकि हम बताते हैं जो एकदम सरल तरीके से बताते हैं, बच्चों को समझ में आए वो चीज बताते हैं, सरल तरीके से आसानी से आपको समझ में आ जाए वो ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे आपका सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा। धन्यवाद।